हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मगर वारिस पठान ने अपना बिस्तर बोतला वहाँ से बांध लिया वहाँ कि बिहार की जीत के बाद से आप लोग कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो। इमाम एसोसिएशन है, उन्होंने आपको वोट देने को मना किया है कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट मत दो, एमआईएम को वोट मत दो। वहाँ पर मुंबई पे आते हैं सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा कि बिहार इलेक्शन से एमएलए वारिस पठान को दूर क्यों रखा गया था? क्या उस हार की वजह से वारिस पठान को बिहार इलेक्शन से दूर रखा गया था? वजह है कि मुंबई के मुसलमानों को आप लोग जो है लुभा नहीं पाए और बिहार में जो है उनको आपने लुभा लिया। क्या वजह है ऐसा? कोई सैफ पठान पे आते हैं। सैफ पठान आपके जो मुमरा थाना के हैं, उनको तड़ी पार कर दिया। तड़ी यानी कि हमको भी साफ था कि किसी न किसी के इशारों के ऊपर ये पुलिस काम कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी काम कर रही थी और अभी भी किया जा रहा है। तो जितेंद्र अवार्ड साहब का राज चलता है वहाँ पे। देखिए, मैं बता पड़ी कि मुंबई में जो है सिर्फ मुंबई में ज़्यादातर महिला विंग को एक्टिव किया गया है। देखिए, दोस्तों हमारे साथ हैं खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, औरंगाबाद से एमआईएम के एमपी रह चुके हैं, एमपी है, और असद साहब के जो हैं एक अनमोल रतन में से उनको माना जाता है। हालांकि अभी तो अनमोल रतन 2-5 और आ गए हैं, मगर ज़्यादातर अनमोल रतन में से जो है इम्तियाज़ जलील साहब का नाम आता है। बात करते हैं इम्तियाज़ जलील साहब से, कुछ औरंगाबाद की बात करेंगे, कुछ वक्फ बोर्ड की बात करेंगे, कुछ बिहार इलेक्शन की बात करेंगे और कुछ वेस्ट बंगाल की इलेक्शन की छोटी छोटी बात करेंगे। इम्तियाज़ भाई, वेलकम टू गली न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। इम्तियाज़ भाई, एज अ जर्नलिस्ट से लेके आज एक खासदार। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है। ये कहते हैं ना कि तो इज़्ज़ मन तशा तज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको इज़्ज़त नवाजना चाहे ये उसी का करम है कि मतलब आज इस मुकाम के ऊपर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, जिसकी वजह से एक छोटा सा सहाफ़ी, एक छोटा सा मजलिस का कार्यकर्ता बन गया है। जी, बहुत अच्छी बात है। अब एमपी हो के एक छोटा सा कार्यकर्ता बोल रहे हैं। ऐसे असद साहब को और मिल जाए तो पूरे देश में शायद एमआईएम जो है परचम लहरा रहे हैं। अब आते हैं आपके उसमें, बिहार इलेक्शन में आपने 5 सीट जीती हैं, कितने हारी आपकी वजह से? आप अगर आंकड़े लेके बैठे तो मैं बता दूंगा कि कितने हारे हैं करके। उसमें ये एक मीडिया का एक प्रोपेगेंडा हो गया है और ख़ुसूसन कांग्रेस पार्टी का ऐसी हालत हो गई है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उसमें जहाँ पर भी वो उनको कहीं हार का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी के सर के ऊपर ठिकड़ा फोड़ना होता है। तो हमारे सर पे ठिकड़ा फोड़ने की एक आदत हो चुकी है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि अगर कांग्रेस को इतनी सारी सीटें आरजेडी नहीं देती तो शायद आज आरजेडी की हुकूमत ख़ुद अपने बलबूते के ऊपर होती है। उनकी ताकत कुछ नहीं थी। हम तो वहाँ पर नए गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम ने हमको कबूल किया। 5 सीटें हमने वहाँ पर जीती है। तो हम समझते हैं एक ऐसा दरवाज़ा खुला है कि जिसके बल के ऊपर अब हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे, झारखंड भी जाएंगे और ख़ास बात है मोदी जी के गुजरात भी जाएंगे। जवाब दे दिया। मुझे ये कहना था कि बिहार की जीत के बाद से आप लोग कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हो कि यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। हौसले बुलंद है ये। अब आपका इसका तर्क है। हाँ, हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। हमारा यकीन और पुख्ता हुआ है कि अगर हम लड़ेंगे तो जीतेंगे। आप कहते हैं कि हमने लड़ना ही नहीं चाहिए करके, तो हम तो गुटियाँ खेलने के लिए है नहीं, हम कंचे खेलने के लिए नहीं है। उसमें इलेक्शन है, हमारी एक राजनीतिक पार्टी है। अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं तो फिर जीत कहाँ से नसीब होगी उसमें? देखिए, मुसलमानों के अंदर एक ऐसी जहनियत तैयार कर दी गई है कि नहीं, ये कभी आ ही नहीं सकते, ये कभी जीत ही नहीं सकती है। तुम्हारा आका कोई होगा तो शरद पवार होगा, तुम्हारा कोई गॉड फादर होगा तो राहुल गांधी होगा, मुलायम सिंह यादव होगा, आरजेडी का लालू प्रसाद होगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी नहीं होगा। लेकिन अब आवाम जो है वो खुले आम ओपनली आ रही है। क्यों ये प्रोपेगेंडा फैलाया? किस तरह का प्रोपेगेंडा? कि भाई तुम्हारा यही रहनुमा। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मुसलमानों की क़यादत जो ख़त्म हुई है इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों की जहनियत की वजह से ख़त्म हुई है, जो सोचते नहीं थे कि भाई हमारी भी अपनी क़यादत खड़े हो सकती है। आपके सामने इम्तियाज़ जलील अगर बैठा है तो 20 साल के शिवसेना के खासदार को हरा कर अगर हमने आए हैं तो हमने लोगों से क्या कहा था? हमने कहा था कि एक बार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ तो सही, देखा जाएगा करके, एक ताकत अपनी दिखाओ तो सही। और यही बात हमने बिहार के अंदर भी कही कि अभी तक तो हम लड़े नहीं थे,
हम गुजरात में भी जा रहे हैं, दूसरी जगह पे भी जा रहे हैं, एक बार एक ताकत अपनी दिखाओ तो सही, तो समझ में आएगा। और ऐसे ऐसे बढ़ते रहता है, जैसे आज 5 आई तो फिर कल ज़्यादा चांसेस होते रहते हैं। खतरे से दरिया बनती है साहब। कई साल पहले बीजेपी के सिर्फ 2 MP चुन के आते थे, 2 से वो 300 हुए हैं। तो हमारे सामने तो उदाहरण है ना। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पे आते हैं। वेस्ट बंगाल में आप लोग एक बहुत लंबा छलांग मार रहे हैं, जैसा एक बताया गया है। अभी हाल ही में आपके जो वहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट है शेख अब्दुल कलाम, उन्होंने रिज़ाइन करके TMC ज्वाइन की, ममता को ज्वाइन कर लिया। ये हमको हैरानी ये होती है, ये कौन लोग हैं हम खुद नहीं जानते हैं। अच्छा। और बाद में पता चलता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये आपके पार्टी के अध्यक्ष है। देखिए साहब, अब मजलिस के अंदर ऐसा हो गया है कि कोई भी आदमी आता है। अब मैं यहाँ पर मुंबई के ऑफिस के अंदर आया हूँ, कई लोग आए हैं। अब इसमें से अगर किसी ने है तो अपनी फ़ोटो चला दिया और ये कहा कि अब इम्तियाज़ जलील साहब ने मुझे इस इलाके का जिम्मेदार बना दिया है करके, वो उसका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। तो ऐसे बहुत मतलब सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट्स तैयार हो जाते हैं। हाँ, असद साहब के साथ जाते हैं, दारुसलाम के अंदर फ़ोटो खिंचाते हैं। हाँ, फिर असद साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, साहब थोड़ा सा कंधे पे हाथ रख दीजिए ना। बस कंधे पे हाथ क्या रखते हैं तो उन्होंने समझते हैं वहाँ पे जाके है तो प्रचार इस तरह से करते हैं कि असद साहब ने मुझे जिम्मेदार बना दिया। ये कौन साहब थे हम भी नहीं पहचानते थे कि कौन अध्यक्ष है, क्या है करके। आप नहीं पहचानते, मगर वहाँ की इमाम एसोसिएशन है, उन्होंने आपको वोट देने को मना किया है ओपनली। वो तो आपके साथ ही नहीं है, वो तो फ़ोटो नहीं निकालते। उन्होंने मना किया है कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट मत दो, MIM को वोट मत दो। वहाँ पर यहाँ पर जो है धर्म की राजनीति करने के लिए असद साहब आए, ये तो आपको पता होगा। यह है, देखिए उलमाए किराम का हम बहुत एहतराम करते हैं, हम इमाम लोगों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत सारे उलमाए किराम जो है वो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ये टेलीविज़न स्टूडियो में जो आपको दिखते हैं जो लोग, ये पूरे उलमाए किराम है या इमाम है या जिनकी इज़्ज़त बहुत अच्छी है, जो उस दर्जे के ऊपर पहुँचते, ऐसा नहीं है। उसमें हर टोपी पहनने वाला आदमी वहाँ पे टीवी स्टूडियो के अंदर जो आता है, आप खुद देख लीजिएगा कि किस तरह के एजेंडा के तहत आता है, किसके बुलाने के ऊपर आता है। तो जो ओरिजिनल जेन्यून उल्मा है, इमाम है, वो ख़तई इस तरह के बयान नहीं देंगे। लेकिन अब आपको ख़ुद मालूम है कि कितने तरह के ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बन गए हैं। रोज़ जो टेलीविज़न स्टूडियो में आके जो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उनका समाज के अंदर क्या मुकाम है, और स्टूडियो में आने के बाद वो इस तरह अपने आप को प्रोपोगेट करते हैं, इस तरह से अपने आप को पेश करते हैं कि मैं कौम का रहनुमा हूँ करके। असल में कौम के रहनुमा नहीं है साहब। तो ठीक है, अगर उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर करा होगा तो करा होगा उसके अंदर। हमारी तो सियासी जमात है ना उसमें। अब हम क्या हर जगह जाएंगे जहाँ इलेक्शन करने के लिए तो हम राहुल गांधी से इजाज़त लेके, राहुल भाई हमने आना क्या लड़ने के लिए। महाराष्ट्र में आए तो शरद पवार साहब हमने आना क्या लड़ने के लिए। अब वहाँ पे जा रहे हैं तो इमाम साहब हम आना क्या। अगर आवाम अगर हमको चाहेंगी तो हमारा साथ देंगी, अगर नहीं चाहेगी, आवाम ने साथ ही दिया है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन बिहार में भी था जिसने बोला था कि नहीं, असदुद्दीन अवैसी ने नहीं आना चाहिए करके, लेकिन आवाम ने बोली कि नहीं, हम आपके साथ में हैं, आप आइए करके उसमें। तो ठीक है, लोग मुखालिफत करते रहते हैं, लेकिन हमारी सियासी जमात है और अब हम जहाँ पर भी जाएंगे जो असद साहब फैसला करेंगे उस हिसाब से होगा। जी, मुंबई पे आते हैं, मुंबई पे आते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा कि बिहार इलेक्शन से MLA वारिस पठान को दूर क्यों रखा गया था। क्या इसलिए दूर रखा हुआ था कि वो एक सीट जो कॉन्फिडेंस सीट थी, जिसके लिए असद साहब पूरे सबसे मतलब एक एडमेंट हो गए थे कि मुझे ये सीट चाहिए ही री इलेक्शन के लिए। क्या उस हार की वजह से वारिस पठान को बिहार इलेक्शन से दूर रखा गया था? देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह की अपनी अपनी एक राजनीतिक ज़रूरत होती है। वहाँ पर बिहार में ये था। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि वहाँ पर अकबर साहब भी नहीं आए थे, अकबर अवैसी साहब भी नहीं आए थे, उनको भी दूर रखा गया था। हमने असद साहब ने कहा था कि बिहार के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब चलेंगे, वो खुद चलेंगे, तो हम चले हैं। क्या रीज़न था मतलब कि असद साहब और अकबर साहब को? क्योंकि अकबर साहब की जो है स्पीच आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमने बहुत करके एक दरिया बन जाता है क्राउड का उनकी स्पीच के लिए। तो उनको क्यों दूर रखा गया था, दोनों को? देखिए, ये असद साहब अगर फैसला करते हैं कि अब इस इलाके के अंदर ये साहब जाएंगे। अब गुजरात मुझे भेजा गया है, कल हो सकता है आप ये सवाल करें कि इम्तियाज़ जलील को गुजरात क्यों भेजा गया है। तो इस बार गुजरात में वारिस पठान आपके साथ गए थे। हाँ, तो यही है ना पार्टी के अंदर। देखिए, पार्टी के अंदर हमारे पास बहुत सारे इतने ये नहीं है, हर एक को अपने अपने जिम्मेदारियों के हिसाब से कि अब आप ये इलाका देखिएगा, दूसरे इलाके में आप जाइएगा करके।
तो ऐसा ऐसा चलते रहता है। इसके अंदर ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने की या इसके अंदर से कुछ खोज निकालने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत है, हर कोई अपने हिसाब से जो जहाँ पर फिट होता है वहाँ पर उसको फिट किया जाता है। बहुत मेहनत की गई थी मुंबई पे, बहुत मेहनत की थी। जब पहले आए थे असद साहब आए थे, अकबर साहब ने हर गली गली में स्पीच दिया था। तो क्या वजह है कि मुंबई के मुसलमानों को आप लोग जो है लुभा नहीं पाए और बिहार में जो है उनको आपने लुभा लिया? क्या वजह है ऐसा? कोई क्योंकि हो आपका सकता भी है मेरे ख्याल से स्टार्टिंग था उस टाइम जब मुंबई आए थे, और बहुत सारे आपको पता है कितना कैंपेनिंग हुआ था। मगर देखिए, हमको भी इतना यकीन है कि मुंबई की आवाम मजलिस को चाहने वाली आवाम है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमसे भी गलतियां हुई होंगी, जितनी मेहनत हमको करनी चाहिए थी हो सकता है हमने उतनी मेहनत नहीं की होंगी, लेकिन एक ठोकर खा के ही आदमी संभलता है। हो सकता है हमने पिछले इलेक्शन के अंदर एक ठोकर खाई है, हमको समझ में आया कि हमारी गलतियां क्या हुई है और उन गलतियों को अब सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमें खुशी इस बात की है कि हमें मुंबई के एक ऐसा सदर मिले हैं फैयाज साहब की शक्ल के अंदर, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं खुद ज़ाती तौर के ऊपर महाराष्ट्र का अध्यक्ष होने के बावजूद भी मैं मुंबई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि जब एक काबिल इंसान अगर वहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी संभालता है तो हमको ये मौका मिलता है कि हम दूसरे उन इलाक़ों के अंदर जाए जहाँ पर मजलिस की पकड़ कमज़ोर है। अल्हम्दुलिल्लाह फैयाज साहब, उनकी पूरी टीम, हमारी लेडीज़ विंग की हमारी जो प्रेसिडेंट है, मैं जब इनके कामों को भी जब देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की होती है कि मजलिस को ये लोगों ने सब ने एक्टिव रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं, सोशल कामों के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने का काम आगे कर रहे हैं। और ये मायने रखती है। जीत और हार तो इंशाल्लाह ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पहले इलेक्शन के अंदर ही आपको कामयाबी नसीब होती है। हम बहुत लंबी रेस के घोड़े, बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं साहब, हम अभी आगे बहुत चलना है। और एक जैसे आपने कहा कि गलती की बात कही आपने, एक 2 मिनट और लूँगा मैं आपको ताकि पूरा सब्जेक्ट कवर है, आप कभी कभार मिलते हो इसलिए। जैसे आपने कहा कि गलती बहुत हुई, अभी एक ऐसा देखा गया है कि एक एमआईएम की ऑफिस, एक ये ऑफिस है जिसमें बीच में प्रॉब्लम हुआ था, और दूसरी एक वारिस पठान को एमआईएम की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बताई जाती है, मगर वारिस पठान ने अपना बिस्तर बोतला वहाँ से बांध लिया, वहाँ पर एक केमिस्ट खुल गई है। तो लोगों की नज़र में क्या जाएगा कि यार ये एमआईएम का मुंबई में दबाव कम हो रहा है, एमएलए साहब यहाँ पर अभी इलेक्शन नहीं जीते और वो उन्होंने अपनी दुकान जो है बंद कर दी है और चले गए हैं दूसरी जगह। एक इंप्रेशन आम आदमी के दिमाग में क्या जाएगा एमआईएम का? नहीं, देखिए, ये हो सकता है कि वारिस पठान ने अपना ऑफिस बंद कर दिया होगा, लेकिन वो संपर्क, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि वो संपर्क, मेरा खुद का औरंगाबाद का अगर ऑफिस देखे तो मैंने जिस इलाके के अंदर मेरा एमएलए का ऑफिस था मैंने बंद कर दिया, मैं दूसरे इलाके के अंदर गया क्योंकि मुझे तो छोटे ऑफिस की जगह बड़े ऑफिस की ज़रूरत थी। अब ये हो सकता है कि एमएलए हारने के बाद यकीनन उन्होंने अपना ऑफिस बंद किए होंगे, लेकिन मजलिस का एक ऑफिस है, वो ये ऑफिस है, और यहाँ पर हर कोई जुड़ा हुआ है। हालांकि बहुत कोशिशें होते रहती है कि इसको इसके खिलाफ भड़का दिया जाए, उसको उसके खिलाफ बोलने के लिए कुछ ना कुछ मजबूर किया जाए, लेकिन आखिर में लोग जो है वो मजलिस के साथ जुड़े हैं। शख्सियतें मायने नहीं रखती है। सलीम साहब, इम्तियाज़ जलील जैसे कितने लोग आएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस में लोग जो जुड़ते हैं वो असद साहब को देखकर जुड़ते हैं। हमारी कोई कीमत नहीं है साहब, हम जिस दिन मजलिस छोड़ के अगर जाने का कभी सोचेंगे भी तो हम ज़ीरो हो जाते हैं उस दिन। चलिए सैफ पठान पे आते हैं। सैफ पठान आपके जो मुमरा थाना के हैं, उनको तड़ी पार कर दिया। तड़ी पार कुछ ज़रा वर्ड आपको ऐसा नहीं लगता कि तड़ी पार हो गया है 2 साल के लिए? क्या देखिए, जो वहाँ पे इससे पहले खालिद गुड्डू साहब के साथ जो हुआ है, उस वक्त हमने जाके पुलिस के अंदर डेलीगेशन हम लेके गए थे, मुंबई की टीम थी, फैयाज साहब थे वहाँ पे, थाने भिवंडी के हमारे ज़िम्मेदार लोग आए थे, और हमने साफ़ तरीके से बताया था कि हो सकता है कि इंसान से गलतियाँ हुई, लेकिन जिस तरह पुलिस का रवैया था कि एक इंसान जो मजलिस के टिकट के ऊपर हज़ारों वोट हासिल करता है, उसका गिरेबान पकड़कर उसको सड़क के ऊपर, तो उस वक्त तो हमने पुलिस कमिश्नर से है तो हमने अपने मुंह पे पूछे थे कि ऐसे बताइए ऐसे कितने केसेस के अंदर आपने इस तरह की हरकत की है। यानी कि हमको भी साफ था कि किसी न किसी के इशारों के ऊपर ये पुलिस काम कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी लोग थे उनके नेताओं के लिए पुलिस काम कर रही थी। और अभी भी मैं आपको बताता हूँ, सैफ पठान की मकबूलियत, सैफ पठान जिस तरह से काम कर रहा है, यकीनन किसी न किसी को ख़तरा हो रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इसी तरह अपने राजनीतिक नेताओं के लिए अगर काम करना शुरू कर दी तो वो वर्दी के ऊपर दाग है, और ये सवाल हम उठाएंगे। हो सकता है कि आपने तो किए हैं उनके ऊपर तड़ी पार की नोटिस, लेकिन आप सुप्रीम कानून है ऐसा नहीं है। हम अदालत के अंदर जाएंगे और अदालत के अंदर बताएंगे कि इतने 2 केसेस के ऊपर
किसको इससे पहले तड़ीपार किया गया था करके उसमें। तो यानी कि साफ तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ की थाने की पुलिस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हो सकता है कि गृह मंत्रालय उनके पास है तो उसका पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जितेंद्र अवार्ड साहब का राज चलता है वहाँ पे। देखिए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस जब कह रहा हूँ तो वहाँ के जितने भी स्थानिक नेता होंगे उसके अंदर मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है कि मजलिस आने वाली है करके। मजलिस वहाँ पर मजबूत हो रही है तो वहाँ का कॉरपोरेटर भी परेशान होगा, वहाँ का एमएलए भी परेशान होगा, अगर वहाँ का जो भी एमपी होगा वो भी परेशान होगा कि मजलिस की मकबूलियत वहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उन पुलिस डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम भी अदालत के अंदर क्या जवाब दोगे? पूरी मदद करेंगे। देखिए, बहुत सारे नए नए कैडर्स जमा होंगे आपके, कोई थाना अध्यक्ष होगा, कोई मुमरा अध्यक्ष होगा, कोई मतलब अलग अलग जगह पर होंगे। अगर आपके लोगों के साथ ऐसे पुलिस और गवर्नमेंट का ये रवैया रहा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो उनके मनोबल टूट जाएंगे कि यार हमारे ऊपर तो पुलिस केस बना रही है, हमारी पार्टी में इतना वो नहीं है कि हम क्यों हमारे लिए इसमें आए, क्योंकि कोई आदमी पगार पे नहीं रहता, कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कोई भी जनरल आदमी हो। सलीम साहब, जब मजलिस महाराष्ट्र के अंदर आई थी तो मुझे याद है कि अगर मोटरसाइकिल के ऊपर किसी बच्चे ने स्टिकर भी लगाता था तो पुलिस वाले उसके ऊपर केस करते थे। इस तरह की दहशत पुलिस वालों ने बचाई थी कि मजलिस का एमआईएम ने अगर किसी मोटरसाइकिल के ऊपर नाम भी दिखता था पुलिस वाले केस करते थे। कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ ऐसे, ये महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन वही नौजवानों का जज्बा था, उनकी हिम्मत थी, उनकी ताकत थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इस मुकाम के ऊपर पहुँची है कि हमारे 2 आमदार चुन के आ रहे हैं, एक एमपी चुनकर आ रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त, देखिए, अगर हम कमज़ोर रहते, अगर हम कमज़ोर रहते, हाँ, तो हमारी कोई दखल ही नहीं लेता, हाँ, ये तड़ीपार करता ही नहीं। हम कुछ ना कुछ तो ताकतवर बनते जा रहे हैं और हमारी ताकत का ही नतीजा है कि ये लोग अब बौखलाहट के अंदर कुछ ना कुछ करना, तो ये सब धंधे करते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल है, मजलिस को जैसे 7 साल हो गए, मुंबई में आके 7 या 8 साल हो गए, ये देखा गया है कि महिला विंग के लिए असद साहब कभी राज़ी नहीं थे, स्टार्ट से आपको भी पता है, सबको पता है। आज क्या ज़रूरत आ पड़ी कि मुंबई में जो है, सिर्फ मुंबई में ज़्यादातर महिला विंग को एक्टिव किया गया है? देखिए, बिहार के अंदर हमारी जो जीत हमें मिली है उसमें बहुत बड़ा सेहरा अगर किसी के सर पे जाता है तो हमारी माएँ और बहनों के ऊपर जाता है। मैं अगर सांसद चुनकर आया हूँ तो बहुत बड़ा सेहरा मेरी माएँ और बहनों के ऊपर जाता है। अरे, कांग्रेस के घर वाले, शौहर कांग्रेस के अंदर है लेकिन बीवी ने बोली कि नहीं, मैं हम मजलिस को देंगे। बेटी ने वोटर की बात नहीं कर रहा, वोटर की बात नहीं कर रहा, आपकी एक विंग की बात। हाँ, तो विंग के बारे में भी ये है कि हम धीरे धीरे जब पार्टी बढ़ती है तो ये ज़रूरतें महसूस होती है और उसी ज़रूरत के हिसाब से हमको ये अच्छा लग रहा है कि आज हमारी जो बहनें हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र के अंदर भी 50% रिजर्वेशन की बात होती है, अंदर जाके बैठने वाली कौन लोग हैं? भाई, शौहर तो बाहर काम करेगा, बेटा तो बाहर काम करेगा, बाप तो बाहर काम करेगा, लेकिन ऐवान के अंदर कौन जाके बैठने वाला है? तो यही महिलाएं हैं जिनको आज के दिन पॉलिटिकली एम्पावर करना हमारे वक्त की और हमारे कौम की ज़रूरत है कि ये भी अंदर जाके आवाज़ उठाए। ये भी, चाहे वो महानगर पालिका हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, जब रिजर्वेशन है तो हमारी माएँ और बहनें भी तो ऐवानों के अंदर जाएगी, बैठेगी करके, और ये हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मुंबई की यूनिट भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ख़ास तौर से जो नशा मुक्ति का प्रोग्राम, जो होर्डिंग्स हम देखते हैं, जो काम किया जा रहा है, तो यकीनन काबिल तारीफ़ काम है। धीरे धीरे खतरे से दरिया बनती है। इंशाल्लाह देखेंगे आप, बहुत अच्छा काम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सब बातों का खुलासा करने के लिए। दूसरी वेस्ट बंगाल के लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।